हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों इस वीडियो के साथ हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है औद्योगिक नीति। तो बच्चों अनेक औद्योगिक नीतियां बनाई गई हैं, जिसमें से 1948 की औद्योगिक नीति है, 1956 की औद्योगिक नीति, 1977 की औद्योगिक नीति, 1980 की औद्योगिक नीति और 1991 की औद्योगिक नीति। तो सभी औद्योगिक नीतियों के बारे में हम आपको डिटेल में आप बच्चों को समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि औद्योगिक नीति क्या होती है। सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है या मीनिंग यही है। तो सिंपल शब्दों में कहूं तो औद्योगिक विकास के लिए जो सरकारी रणनीति है या सरकार का जो दृष्टिकोण है उसको औद्योगिक नीति के द्वारा समझाया जाता है। यानी कि औद्योगिक नीति बताती है कि सरकार देश के औद्योगिक विकास के लिए क्या दृष्टिकोण रखती है, भविष्य में किस तरीके की वो नीति अपनाएगी जिसके द्वारा देश का औद्योगिक विकास की रफ्तार को तेज किया जा सके। यानी कि औद्योगिक नीति के अंतर्गत एक निर्देशात्मक सिद्धांत यानी कि डायरेक्शन जो होते हैं वो लिखे जाते हैं। उसके अंदर अगर गतिविधियों की व्याख्या होती है, क्रियाओं की व्याख्या होती है, यानी कि सिंपल शब्दों में अगर हम आपको बताएं तो औद्योगिक नीति जो है वो बताता है कि देश के औद्योगिक विकास करने की क्या सिद्धांत रहेंगे, क्या नीति रहेंगी, क्या नियम रहेंगे, क्या सजा का प्रावधान होगा, श्रम नीति कैसी होगी, कर नीति कैसी होगी, विदेशी निवेश नीति क्या होगी। इस सभी का उल्लेख औद्योगिक नीति के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि औद्योगिक नीति जो है वो एक सरकार के औद्योगिक विकास के विजन को दिखाने की कोशिश है। तो बच्चों भारत में अभी तक कई सारी औद्योगिक नीतियां घोषित की जा चुकी हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आखिरकार हमें औद्योगिक नीति बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, तो बच्चों इसके लिए देखिए सबसे पहले हमारे पास संसाधन सीमित हैं और सीमित संसाधनों में हमें एक ऐसा प्लान करना पड़ेगा जिसके माध्यम से हम अपने सीमित साधनों में ही विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, जिसकी वजह से हमें औद्योगिक नीति बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। इसके अलावा बच्चों भारत में बाजार का आकार बहुत सीमित है। बाजार का जो आकार है वो जनसंख्या के अलावा प्रति व्यक्ति आय पर ही निर्भर करता है। तो क्योंकि भारत एक गरीब देश है, प्रति व्यक्ति आय कम है, इसलिए औद्योगिक वस्तुओं की मांग भी उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी कि विकसित देशों में होती है। इसीलिए हमें एक ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता महसूस हुई जिससे आगे चलकर हम अपने औद्योगिक विकास के लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकें। इसके अलावा बाजार का सीमित आकार भी होना इसकी वजह, जैसा हमने आपको बताया। इसके अलावा निजी क्षेत्र का नियमन करना भी आवश्यक है। देखिए जो सरकारी क्षेत्र के अलावा एक निजी क्षेत्र होता है, क्योंकि भारत जो आज़ाद हुआ था वो आज़ाद हुआ था 1947 में अंग्रेजों से, पूंजीवादी प्रथा से। तो भारत की जो पूरी की पूरी विचारधारा है वो रूस की विचारधारा से प्रेरित रही, रूस के साम्यवाद से प्रेरित रही, जहाँ पे निजी क्षेत्र को नियमन करना बहुत आवश्यक था। इसीलिए हमें अपनी औद्योगिक नीति की आवश्यकता महसूस हुई कि किस तरीके से औद्योगिक विकास में सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भूमिका निभा सकता है। इसी के अलावा बच्चों प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को नियमन करने के लिए भी औद्योगिक नीति बनाई गई। औद्योगिक नीति के उद्देश्य की बात करें तो उत्पादन में सतत वृद्धि करना इसका एक लक्ष्य था, ताकि उत्पादन में लगातार वृद्धि होती रहे। रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना इसका एक उद्देश्य है। मानवीय और गैर मानवीय संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना इसका एक उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का सामना करने के लिए अपने घरेलू उद्योगों को विकसित करना इसका एक उद्देश्य है। इसके अलावा वैश्विक व्यापार में अपनी भूमिका निभाना इसका एक उद्देश्य है। तो बच्चों ये तो सारी हमने कॉमन बातें बताई। जो विशेष रूप से औद्योगिक नीति है उसके बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो 1948 की औद्योगिक नीति के बारे में तो हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी की हम 1956 की, 1970 की, 1980 की और 1991 की औद्योगिक नीति के लिए अलग से वीडियो सीरीज चलाएंगे। हालांकि वो वीडियो जो हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होंगी, हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, उसी पर अवेलेबल रहेंगी। तो दोस्तों आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। वहाँ पर आपको यूजी के, पीजी के, यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, इसके अलावा यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, तमाम तरीके के कोर्सेज जो हैं वो हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं और हमारी जो एप्लीकेशन है उस पर ये अपलोडेड है वीडियोज़ फॉर्म में। इसके अलावा एप्लीकेशन में पीडीएफ नोट्स भी है, टेस्ट सीरीज़ भी है। तो आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें आपको सारी की सारी जो जानकारी है मतलब कोर्स से रिलेटेड वो आपको सिस्टमेटिकल तरीके से मिलेगी। तो चलिए मैं आपको आगे समझाता हूँ 1948 की औद्योगिक नीति को डिटेल में। तो सबसे पहले देखिए 1948 की औद्योगिक नीति जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि निजी क्षेत्र की जो महत्व है
उसको स्वीकार किया गया। साथ ही साथ सार्वजनिक क्षेत्र को विशेष महत्व दिया गया, यानी कि ऐसा नहीं किया गया कि हमने जैसे जैसे साम्यवादी या रूसी अर्थव्यवस्था में या निजी क्षेत्र की भूमिका बिल्कुल लिमिटेड होती है, भारत में निजी क्षेत्र की भूमिका को भी स्वीकार किया गया, सरकारी क्षेत्र की भूमिका को भी स्वीकार किया गया, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक महत्व दिया गया। और आप कह सकते हो कि सामाजिक न्याय और सहित विकास, यानी कि सामाजिक न्याय सहित विकास हमारी इस औद्योगिक नीति का मूल प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, उद्योगों को वर्गीकृत किया 4 भागों में। सॉरी, सार्वजनिक क्षेत्र के विशेषाधिकार, यानी कि इसमें वो उद्योग आते हैं जिसको 100% सरकारी नियंत्रित करेगी, निजी सेक्टर इस तरीके के उद्योगों को नहीं चला सकता। सरकार द्वारा नियंत्रित निजी क्षेत्र, दूसरा है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र। इसमें वो निजी क्षेत्र आते हैं जो ऑलरेडी स्टेबलाइज हैं, यानी कि जो नए काम हैं वो तो नहीं कर सकते, लेकिन जो मतलब पहले से जो विद्यमान निजी क्षेत्र हैं वो काम करते रहेंगे, लेकिन नई औद्योगिक इकाइयाँ इस सेक्टर में नहीं आएंगी। इसके अलावा तीसरा है सरकार द्वारा नियंत्रित निजी क्षेत्र, यानी कि निजी क्षेत्र काम कर सकता है पर सरकारों से कंट्रोल करेगी। और बिना नियंत्रण वाले निजी क्षेत्र, यानी कि इसमें सरकार जो है वो नियंत्रित नहीं करेगी, केवल नियमन करेगी। तो एक बार आप डिटेल में इसको देख लीजिए, आपकी साइड स्क्रीन में नज़र आ भी रहा होगा बच्चों। तो इसमें हमने आपको बताया है कि सबसे पहले 4 श्रेणियों में इसको विभाजित किया गया, जिसमें से पहला जो है वो है हमारा सार्वजनिक क्षेत्र का विशेषाधिकार, यानी कि इस वाले क्षेत्र में केवल और केवल सार्वजनिक क्षेत्र ही अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं। ऐसी वस्तुएं, सामरिक महत्व की जो वस्तुएं, उनमें इनको रखा गया, जैसे अस्त्र शस्त्र, अणुशक्ति, रेलवे, ये सब इसके अंदर आए बच्चों। इसके अलावा 6 ऐसे उद्योग थे जैसे कोयला, लोहा, इस्पात, वायुयान निर्माण, खनिज तेल, समुद्री जहाज निर्माण, टेलीफोन तार एवं बेतार। इसमें पहले से जो विद्यमान निजी क्षेत्र हैं वो इससे काम कर सकते हैं, परंतु नई इकाई लगाने का जो कार्य है वो केवल राज्य ही करेगा, कोई और नहीं कर सकता है। तीसरा बच्चों है सरकार द्वारा नियंत्रित निजी क्षेत्र के उद्योग, यानी कि इसमें 18 उद्योग रखे गए, जैसे ट्रैक्टर, सूती के वस्त्र, सीमेंट, विद्युत आदि। इसको जो स्वामित्व है और प्रबंधन है वो निजी क्षेत्र करेगा, लेकिन उत्पादन और कीमत संबंधी जो निर्णय है वो सरकार ही लेगी। इसके अलावा बिना राज्य के नियंत्रण के निजी क्षेत्र उद्योग, इसके अंतर्गत 3 श्रेणियों के अतिरिक्त इसके अंदर जो बचे हुए हैं उद्योग हैं वो सब के सब इसी में आएंगे, यानी कि निजी क्षेत्र जो है वो स्वामित्व कर सकता है, अपना रख सकता है, प्रबंधन कर सकता है, उत्पादन और कीमत निर्धारण करने का भी अधिकार निजी क्षेत्र है, परंतु राज्य जो है वो पर्यवेक्षण की भूमिका को निभाता रहेगा। तो बच्चों ये सारे के सारे पॉइंट थे जो हमने समझे। इसके अलावा औद्योगिक संबंध की बात करें तो एक अच्छे औद्योगिक संबंध की बात की गई, श्रमिक को उचित मजदूरी देने की बात की गई, सामाजिक सुरक्षा में जो प्रबंधक है उसमें सामाजिक सुरक्षा तथा प्रबंधन में जो श्रमिक हैं उनका भी योगदान हो, इस तरीके का बच्चों प्रोविज़न करने की बात की गई। इसके अलावा लघु और कुटीर उद्योगों को विकास करने की बात की गई, क्योंकि लघु और कुटीर उद्योग जो है वो विकेंद्रीकरण पर आधारित है, यानी कि संपत्ति जो है, क्योंकि देखिए बड़े पैमाने के जो उद्योग हैं उनमें संपत्ति कुछ ही लोगों के हाथों में एकत्रित होकर रह जाएगी, लेकिन जब हम बात करेंगे लघु पैमाने के उद्योगों की तो इससे क्या होगा, संपत्ति का विकेंद्रीकरण होगा, क्योंकि लघु और कुटीर उद्योगों को स्थापित करने के लिए कोई बहुत पूंजी की आवश्यकता तो होती नहीं है। तो इसीलिए सरकार का ये उद्देश्य था कि लघु और कुटीर उद्योगों को बड़े पैमाने पर विकास किया जाए। इसके अलावा विदेशी पूंजी का स्वागत किया जाएगा, ऐसा प्रोविजन था। लेकिन ये हमें विशेष बात याद रखनी है कि उसका जो स्वामित्व है और प्रबंधन है वो भारत के पास ही बना रहे, यानी कि अगर किसी कंपनी का जो कैपिटल है उसकी जो सीमा है वो 51% से ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं हो सकती, 49% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। इस तरीके की नीति बनाने की बात की गई। इसके अलावा टैरिफ नीति में परिवर्तन किए गए, यानी कि सरकार ने विदेशी उद्योगों से प्रतियोगिता से बचने के लिए और अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए टैरिफ नीति अपनाई, यानी कि सरकार जो है वो बड़ी मात्रा में विदेशों से जो वस्तुओं पर आयात कर लगाया करती थी और ऊँचे आयात कर की वजह से संरक्षणवाद की जो नीति है वो देश ने अपनाई। इसके अलावा जो सामाजिक ऊपरी ढांचा है उसके विकास की बात की गई, यानी कि सरकार द्वारा उद्योगों का विकास करने के लिए, देश का विकास करने के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, सड़क है, उनके निर्माण की इस पूरी की पूरी औद्योगिक नीति में चर्चा की गई है। तो बच्चों इस वीडियो में तो मैं आपको इतना ही करा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा 1948 की औद्योगिक नीति का, और आने वाले वक्त में हम आपको ये सारी की सारी औद्योगिक नीति को डिटेल में आपको एक्सप्लेन कराएंगे, ताकि आप कंपटीशन की जो भी तैयारी कर रहे हो उसमें सारे के सारे पॉइंट कवर हो जाएँ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।